हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जिन के साथ होती है, जो फिलहाल अपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, बॉस आपका बेटा ना मिल गया है। ये सुनते ही जैन अपने बेटे को लेने के लिए निकलता है। इसके बाद वो फिश मार्केट में आकर अपने बेटे शाव को देखता है, जो कि यहाँ पर फिश बेच रहा होता है। जैन सोचता है यानी वो लड़की फिश बेचने का काम करती है। इसके बाद जैन शाव के पास आकर उसे बोलने लग जाता है, तुम ना मुझसे डरो मत, और वो उसे अपने बारे में बताने जा रहा होता है। तभी शाव ही बोल देता है, आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। ये सुनकर जैन तो शौक हो जाता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तुम तो सच में मेरे बेटे बनने लायक हो। वो बोलता है, आपको इतनी जल्दी ना मेरा डैड बनने की जरूरत नहीं है। मैं न सिर्फ अपनी मोम का बेटा हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ। जैन बोलता है, अच्छी बात है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना, तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम्हें कभी फिश बेचने जैसा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा। शाव बोलता है, मैं अपनी मोम की हेल्प करने के लिए फिश बेचता हूँ, और मुझे ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। अगर मेरी मोम खुश है तो मैं जिंदगी भर फिश बेचने का काम कर लूंगा। ये सुनकर जैन तो उसे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मेरा बेटा इतनी यंग एज में इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैन शाव को बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को इस जगह पर वेस्ट नहीं होने दे सकता हूँ। और वो अपने असिस्टेंट को शाव को लेकर चलने का ऑर्डर दे देता है। इतने में शाव इन लोगों को अपने चाकू से डरा देता है और बोलता है, मिसेस जैन, आप अपना ये बॉसी सीईओ वाला स्टाइल ना मेरे ऊपर अप्लाई करने का सोचना भी मत। मैं इस चीज को बिल्कुल भी सहकर नहीं लेने वाला। अगर आप मुझे यहाँ से फोर्स कर लेकर गए ना, तो आप कभी भी मेरा दिल और मुझे नहीं जीत पाओगे। जैन पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ घर नहीं चलना चाहते हो? शाह बोलता है, मेरी मोम जहाँ पर है वो मेरा घर है। जैन अपसेट होकर अपने गार्ड के साथ जाने लगता है। इतने में शाह बोलता है, मेरी एक लास्ट बात तो सुन लो, दोबारा आप यहाँ पर मेरी मोम और मुझे परेशान करने मत आना, नहीं तो आपको ना इसकी कीमत चुकानी होगी। जैन पूछता है, क्या तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो? शाह बोलता है, नहीं, आपको धमकी दे रहा हूँ। ये सुनकर जैन बोलता है, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। पहली बार जिसने मुझे धमकी दी वो मेरा खुद का बेटा है। फिर वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैन जब अपनी कार से जा रहा होता है, उसी दौरान सूजी अपनी डिलीवरी कर वापस आ रही होती है, और वो यहाँ आकर शाव को थैंक यू कर रही होती है। तुम कितने अच्छे बेटे हो, तुम मेरा स्टॉल देखने में कितनी हेल्प करते हो। वो पूछती है, वैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी कार्स देखी थी, तो क्या कोई लोग आए थे? शाव बोलता है, मॉम, मैं तो फिश बेचने में इतना बिजी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे मॉम, यहाँ पर जो भी आता है ना, वो फिश खरीदने ही आता है। सूजी बोलती है, कि तो तुम सही रहे हो, लेकिन अभी जो मैंने लग्जरी कार देखी उससे मुझे लगा यहाँ पर ना बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट आया होगा। क्या अब इतने बड़े सीईओ को खुद फिश खरीदने आने की जरूरत होगी? शाह बोलता है, मॉम, मैंने ना टीवी में देखा है, सीईओ हमेशा ना अजीब काम करते हैं। सूजी बोलती है, तुम कह तो सही रहे हो, इन सीईओ लोगों का दिमाग ना हम आम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसके बाद जैन अपनी कार में होता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, बॉस, आपने इतनी मुश्किलों से अपने बेटे को ढूंढा, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? जैन बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे फोर्सफुली यहाँ से लेकर चलूं, ताकि वो पूरी जिंदगी भर मुझसे नफरत करता रहे? असिस्टेंट बोलता है, बॉस, लेकिन आपका बेटा तो इतनी इजीली मानने वाला नहीं लगता। सच में वो लड़की कितनी चालाक है, जो उसने मेरे ही बेटे को अपने डैड के खिलाफ भड़का दिया है। इसलिए अब मैं उस लड़की से मिलूंगा, मुझे चाहे जो करना पड़ जाए। मैं उसे डील कर रहूंगा कि वो मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, और मेरा वो एक लौता खून है, तो मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ। सूजी यहाँ पर शाव को लेकर घर आ जाती है, और यहाँ में पता चलता है शाव एक लौता नहीं है, बल्कि उसके और दो छोटे भाई भी हैं, और एक क्यूट सी सिस्टर भी है। और उन दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पर इन लोगों के लिए पहले से ही डिनर तैयार कर रखा होता है। वो लोग सूजी को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, मॉम देखो, हम लोगों ने न्यू डिश बनाई है। वो लोग शिन से भी पूछते, बताओ शिन, कैसा लगा? हम दोनों में से किसने अच्छा डिश बनाया है? वो बोलती है, तुम दोनों ने। वो दोनों बोलते, तुम हमेशा ना यही बोलती हो। तभी शाव बोलते है, जियाओ, तुमने ना कुछ ज्यादा ही अच्छी डिश बनाई है। जीचन हार जाता है और वो अपसेट हो जाता है, आखिर तुम मुझसे हमेशा अच्छी डिश क्यों बना लेते हो? जियाओ बोलता है, क्योंकि मैं ना तुमसे 1 मिनट पहले पैदा हुआ हूँ। सूजी बोलती है, चलो अब इस बात पर तुम लोग ना झगड़ो मत। इसके बाद वो इन चारों को स्टोरी सुना रही होती है और बोलती है, चलो मैं और शीना नहाने के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम तीनों सोने के लिए जाओ। यहाँ पर शाव अपने दोनों भाई
जियाओ और जिनचेन को बताने लग जाता है आज डैड ना मुझसे मिलने के लिए आए थे। ये सुनकर ये लोग तो खुश हो जाते हैं। डैड ने हमें ढूंढ लिया है तो अब जरूर वो मोम को लेने के लिए आएंगे। शाह बोलता है बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तो मोम का नाम तक नहीं लिया और वो सिर्फ मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। ये सुनकर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डैड कितने खराब है। जियाओ बोलता है मुझे डैड पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी उनकी कंपनी बैंकरप्ट कर देता हूँ। शाह बोलता है तुम दोनों रहने दो, ये सपना मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी आज मैंने डैड को समझा दिया है, अगर वो फिर भी मेरी वार्निंग के बाद हमारे पीछे लगेंगे ना तो मैं ना उन्हें सबक सिखाऊंगा। तब तक के लिए तुम दोनों इस बात का ना मोम और शिन को पता मत लगने देना, नहीं तो वो लोग अपसेट हो जाएंगे। जियाओ और जीचेन बोलते हैं हम समझ गए। नेक्स्ट सीन में शाओ और सूजी यहाँ पर फिश बेच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आंटी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। आखिर सब कोई तुम्हारी फिश क्यों खरीदता है? जरूर तुम सभी को सेड्यूस करती हो, इसी वजह से तुम्हारे स्टोर पर सभी मैन आकर तुम्हारी फिश खरीद कर लेकर जाते हैं। सूजी बोलती है आप ना गलत बोल रही हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन वो आंटी तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और चिल्ला चिल्लाकर सूजी की बेइज्जती कर रही होती है कि वो मैन को सेड्यूस करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तभी वहाँ पर उस इलाके का बॉस आ जाता है। ये आंटी उन्हें बताने लग जाती है तुम ना एकदम सही टाइम पर आए हो। ये लड़की यहाँ पर लोगों को सेड्यूस कर बिजनेस कर रही है और हम सभी का बिजनेस ना खराब कर रही है, तो आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। इसके बाद बॉस अपने बंदे को बोलता है इस आंटी का स्टॉल तोड़ दो। आंटी बोलती आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वो उस आंटी को दिखाता है कैसे उसने कांटे में गड़बड़ कर रखी हुई है और लोगों को चीट कर उनसे पैसा कमाती है। इसके बाद बॉस उस आंटी को वहाँ से निकलवा देता है और बाकी सभी लोगों को समझा देता है अगर कोई इस तरीके का काम करेगा या फिर किसी को बुली करेगा तो वो ना बचेगा नहीं। सूजी अपने बॉस को थैंक यू बोलती है आपकी वजह से हमें ना इंसाफ मिल गया। वो बोलता है आपको मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत है। मैंने ऐसी आंटी को यहाँ पर कैसे काम करने दिया जो आपको बुली कर रही थी। तो सूजी उस बॉस को थैंक यू बोलने के लिए कुछ फिशेस देने लग जाती है तो वो मना करने लग जाता है आखिर मैं ऐसे कैसे फ्री में ले सकता हूँ। तभी सूजी को डिलीवरी का कॉल आ जाता है। वो बोलती है आप ले लो, मुझे जाना होगा। सूजी के जाने के बाद ये बॉस तो यहाँ पर शाओ को अपना बॉस कहने लग जाता है और बोलता है आपकी मॉम ने फोर्सली मुझे ये दे दिए हैं, आप इसे वापस ले लो। शाओ बोलता है मेरी मॉम ने जब तुम्हें दे ही दिया है तो इसे तुम अपने पास ही रखो। वो बोलता है बॉस आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं इस फिश का ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो मैं चलता हूँ, आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपने चेले को आकर बोलता है तुम इस फिश को ना अच्छे से खाना खिलाओ और इसे बड़ा करो, आखिर ये मेरी बॉस की फिश है, मैं इसे खाऊंगा थोड़ी बल्कि इसे पाल कर बड़ा करूंगा। दूसरी तरफ सूजी यहाँ पर जिसे फिश देने के लिए गई होती है वो कोई और नहीं बल्कि जेन का असिस्टेंट होता है। वो उसे जब पैसे देता है तो सूजी बोलती है ये तो बहुत सारे पैसे हैं। असिस्टेंट बताता है ये ज्यादा पैसे आपका टाइम लेने के लिए है क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर जैन आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर जैन आता है सूजी उससे पूछती है मिस्टर जैन आपको मुझसे क्या बात करनी है। वो बोलता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए था। सूजी को तो गुस्सा आ जाता है आखिर तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मैंने आपको पहचाना नहीं है इसलिए आप अपना पैसा वापस ले लो क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ है। जैन उसका हाथ पकड़ कर बोलता है लगता है फिश बेचते हुए तुम्हारी मेमोरी भी लॉस हो चुकी है। सूजी उस पर गुस्सा हो जाती है आखिर आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी गलती होगी? आप ही सोचो मेरे पास जो भी फिश होती है मैं उन सबको पहचान लेती हूँ लेकिन मैं आपको क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ। जैन बोलते अच्छा तो तुम मुझे एक फिश से कंपेयर कर रही हो। सूजी वहाँ से जाने लगती है। जैन उसे पकड़कर जल्दी से सोफे पर पुश कर देता है। सूजी बोलती तुम पागल हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। जैन जल्दी से उसे किस कर लेता है। सूजी को याद आता है ये तो उसका वही वन नाइट स्टैंड वाला है लड़का है। जैन पूछता है क्या तुमने अब मुझे पहचान लिया है? वो बोलती है क्या तुम वही 6 साल पहले वाले मैन हो? जैन बोलता है अगर तुमने मुझे अभी भी पहचाना नहीं है तो मैं 6 साल पहले की कोई चीजें वापस से तुम्हें करके दिखा सकता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। सूजी जल्दी से उसे दूर करते हुए बोलती है अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और सोचने लग जाते ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और बोसी भी है, इसलिए मैं इसे अपने बच्चों के बारे में पता नहीं लगने दे सकती, नहीं तो ये ना उन्हें मुझसे छीन लेगा। और वह जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। वो बोलते है क्या अब हम बात कर सकते हैं?
सूची बोलती हमारे बीच में ना बात करने वाला कुछ भी नहीं है। वैसे भी जो भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए अब तुम्हें पास को भूल जाना चाहिए। मैं मान ली उस रात में तुम्हारे रूम में आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हें उसके पैसे दे चुकी थी। वो बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम बस 200 रुपए देकर मुझे खरीद सकती हो? सूची याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सूची को किसी ने ड्रग दे दिया होता है। वो गलती से यहाँ पर जेन के रूम में जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही उसके लिए पैसे रखकर चली जाती है ताकि वो उस बंदे से वापस कभी ना मिले। उसके बाद जब जेन की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है वो लड़की बस उसे एक मेल मॉडल समझकर चली गई है। सूची बोलती है तुम्हें $200 कम लग रहे हैं ना, ठीक है तुम और पैसे ले लो। उसके पास जितने भी पैसे थे वो उस पर फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। जैन बोलते तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इन कुछ पैसों से तुम मेरे बेटे को मुझसे खरीद लोगी? सूची बोलती ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा बेटा? वो बोलता है शाओ की मॉम की एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सूजी तो शॉक हो जाती है, इसे शाओ के बारे में पता लग गया है। फिर वो तुरंत ही उसे बोल देती है वो सिर्फ मेरा बेटा है, उसका ना तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। जैन बोलते अच्छा तुम डर रही हो कि मैं शाओ को तुमसे ले लूंगा, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हें और शाओ को अपने घर लेकर आ जाऊंगा? सूजी बोलती है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारी फैमिली कितनी अमीर होगी और मैं बस एक फिश बेचने वाली लड़की हूँ, तो मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। जैन बोलता है तुम अपना प्राइस बताओ, तुम कितने पैसे लेकर मेरा बेटा मुझे दोगी? वो बोलती है मैंने बोला ना कि वो मेरा बेटा है और मैं उसे पालने की ताकत रखती हूँ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। जैन बोलता है मैं तुम्हें ना पूरे 100 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो पीछे मुड़ती है। जैन तो खुश हो जाता है, अच्छा हुआ तुम्हें अकल आ गई, 100 मिलियन ना तो पूरी जिंदगी भी कमा नहीं सकती हो, चलो अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम साइन कर दो। ये बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। सूची बोलती है मिस्टर जैन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कुछ फील ही नहीं करवाया था। ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते हुए उसे बोलती है अब वो 100 मिलियन तुम मुझे देने की बजाय अपना मैन हॉस्पिटल में जाकर ना इलाज करवा लो। ये बोलकर सूची तो वहाँ से चली जाती है। सूची घर आने के बाद जैन की बातों को याद कर अपसेट हो जाती है और शाओ को बोलती है मैंने फिश बेचने का काम कर तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा सफर करवाया है ना। शाओ बोलता है मॉम आप ऐसे मत बोलो, आपने फिश बेच के ही पैसे कमाए हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पाला है। आप ना इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। सूजी उसे शुक्रिया बोलकर हक कर लेती है। शाओ सोचता है आखिर मॉम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके डैड जैन ने उसकी मॉम को परेशान किया है। उसके बाद शाओ एक कॉल करता है और ऑर्डर करता है कोई भी जैन की फैमिली को फिश नहीं बेचेगा और सोच लेता है डैड ने मॉम को परेशान किया है ना, इसलिए कभी वो फिश नहीं खा पाएंगे। इसके बाद जैन अपने ऑफिस में सूची के बारे में ही सोच रहा होता है। वो लड़की तो कितनी बड़ी सेल्फिश और झूठी है, वो मेरे बेटे से पूरी जिंदगी भर फिश बेचवाने का काम करवाना चाहती है। तब इतने में जैन की मॉम उसे कॉल कर चिल्लाने लग जाती है मैंने जो तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी तुम उसके लिए क्यों नहीं गए? जैन बोलता है मॉम मैं बिजी था। उसकी मॉम तो चिल्लाने लग जाती है अगर तुम बस ऐसे ही काम करते रहोगे तो मुझे डॉटर इन लॉ कैसे मिलेगी और मुझे अपने पोते का मुंह कैसे देखने को मिलेगा? तभी में जैन का असिस्टेंट उसे बताता है बॉस लॉयर आ गया है। जैन अपनी मॉम का कॉल कट कर देता है। उसकी मॉम गुस्से में होती है, वो पार्क में जाती है घूमने के लिए। तभी वहाँ पर जियाओ जी चेंग और शेन साथ में मिलकर पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी जैन की मॉम इन लोगों को देखकर सोचने लग जाती है ये कितने ज्यादा क्यूट बच्चे हैं, पता नहीं किसके होंगे, काश मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन होते। तभी वहाँ पर जैन की मॉम बीमार होने लग जाती है तो ये तीनों उन्हें देख लेते हैं और जल्दी से उनकी हेल्प करने जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। साथ ही साथ सूजी को भी कॉल कर हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। यहाँ पर सूजी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचती है तो जैन की मॉम तो यहाँ पर इन तीनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सूजी से पूछती है क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन लोगों ने ना मेरी जान बचाई है तो मैं तुम सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ। वो तीनों बोलते ग्रैंड माँ आपको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी मॉम ने ना हमें सिखाया है हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ग्रैंड माँ सूजी की तारीफ करती है तुम्हारे पास 3 क्यूट और स्मार्ट बच्चे हैं, तुम कितनी ज्यादा लकी हो। शेन बोलती ग्रैंड माँ हमारी मॉम के पास सिर्फ 3 नहीं हम 4 बच्चे हैं। ग्रैंड माँ तो खुश हो जाती है तुम लोग 4 बच्चे हो
और सूजी से पूछती है इन बच्चों की डैड कहाँ पर है। सूजी बोलती है बच्चों का डैड जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ जैन यहाँ पर चार लॉयर से बात कर रहा होता है और उन्हें समझा रहा होता है आप लोगों को कुछ भी कर मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दिलवानी है। एक लॉयर बोलता है मिस्टर जैन लेकिन आप तो उस लड़की के साथ बहुत ही अनफेयर कर रहे हैं। उसने कितनी मुश्किलों से 5 साल तक फिश बेचकर बच्चे को पालने का काम किया है। जैन बोलता है तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। फिर वो अपने गार्ड्स को बोलकर उसे वहाँ से निकलवा देता है। उसके बाद वो बाकी लॉयर से पूछता है क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। वो लोग बोलने वाले होते हैं तभी इतने में जैन को कॉल आती है। उसे पता लगता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। यहाँ पर जैन की मॉम सूची को बोल रही होती है तुम्हारी लाइफ तो कितनी ज्यादा टफ जा रही होगी ना, तुम 4 बच्चों को अकेले कैसे पालती होगी। सूची बोलती नहीं आंटी मैं तो उल्टा बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अपने 4 बच्चों का ख्याल रखकर मेरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। सेन की मॉम बोलती है तुम कितनी अच्छी लड़की हो, मैं चाहती हूँ तुम जैसी अच्छी लड़की मेरे घर की बहू हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना तुम मेरे बेटे से मिलो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। सुशी बोलती आंटी इसकी जरूरत नहीं है। पर जैन की मॉम फिर भी जैन के बारे में उसे बताई जा रही होती है। अब इतने में डॉक्टर आकर फॉर्म पर फैमिली के बंदे को सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा होता है। सूची बोलती आपकी फैमिली वाले अभी नहीं आए तो मैं उनकी जगह साइन कर देती हूँ। सूची इन तीनों से बोल देती है तुम लोग ग्रैंडमा के पास रहो, मैं अभी आती हूँ। उसके जाते ही वहाँ पर जैन आ जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। शहर उसे देखते ही सोचने लग जाते हैं ये अंकल कितने ज्यादा हैंडसम हैं। और जिया और जेचिंग समझ जाते हैं ये तो हमारे डैड है। जैन अपनी मॉम से मिलकर पूछता है क्या आप ठीक हो। वो गुस्से में बोलती है मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने ग्रैंडसन से मिले बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। जी चेंग जियाओ को बोलने लग जाता है कितना बड़ा कॉन्सिडेंस है ना, हमने जिन ग्रैंडमा की जान बचाई है वो हमारे डैड की मॉम है। जियाओ बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो हम लोगों के बारे में ना डैड को पता लग जाएगा। जैन अपनी मॉम से पूछता है आखिर ये तीनों बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बताती है इन तीनों ने ही ना मेरी जान बचाई है। तभी शैन वहाँ पर जैन से बोलने लग जाती है आप कितने हैंडसम हो, क्या आप मेरे डैड बनोगे। जैन बोलता है अगर मैं तुम्हारा डैड बन जाऊंगा तो तुम्हारे डैड का क्या होगा। शैन बोलती है मॉम ने हमें बताया कि हमारे डैड हमारे पैदा होने से पहले से ही दुनिया से चल बसे थे। तभी जियाओ और जीचेन बोलने लग जाते बिल्कुल नहीं, हम किसी भी हैंडसम बंदे को अपना डैड नहीं बना सकते हैं क्योंकि मॉम हमेशा बोलती है हैंडसम लोग ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फिर ये तीनों बोलते हैं ग्रैंडमा बाय, हम लोग अपनी मोम के पास जा रहे हैं। तभी जैन की मोम बोलती है तुम भी तो इनके साथ जाओ, इनकी मोम मेरे लिए साइन करने गई है, कहीं वो मेरा मेडिकल बिल ना भरने चली जाए। जैन अपने असिस्टेंट को बोलता है जाओ तुम ये काम करो। तो जैन की मोम बोलती है असिस्टेंट नहीं तुम जाओगे, आखिर उस लड़की ने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट कर कर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर जैन को जाना पड़ता है। तभी वो वहाँ पर सूची से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो सोचती है मैं इसे अपने बच्चों के बारे में पता नहीं लगने दे सकती और बोलती है क्या मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती। अब ये मत बोलना कि ये हॉस्पिटल भी तुम्हारा है। वो बोलते हाँ ये हॉस्पिटल मेरा ही है क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल का ना मेजर शेयर होल्डर हूँ। सूची बहाना बनाने लग जाती है मैं तो बस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरी बात सुनकर अपने उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ गए। वो बोलता है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूची बोलती है शर्माने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट ना किसी और को नहीं बताऊंगी। ये बोलकर वो जा रही होती है। जैन जल्दी से उसे पकड़कर बोलता है लगता है मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूची बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है। वो बोलता है ये मेरा ही हॉस्पिटल है, किसी और का नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी सूची देखती है उसके तीनों बच्चे वहीं पर आ गए हैं तो वो जल्दी से वहाँ पर जैन को घुमाने लग जाती है कहीं वो बच्चे को देख ना ले। तभी इतने में एक्सीडेंटली इन लोगों की किस हो जाती है। जैन तो शॉक हो जाता है। शीन बोलती है मोम आखिर ये क्या कर रही है। जियाओ जीचेन बोलते तुम चलो यहाँ से, मोम नहीं चाहती होगी कि हम उन्हें ऐसे देखें। फिर तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। जैन सूची को बोलता है लगता है तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में थी ये सब करने के लिए। वो बोलती तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मुझे फ्री में सर्विस देना चाहते हो तो मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम मुझे ठीक ठाक लगे इसलिए मैं तुम्हें 5 स्टार दे दूंगी। ये बोलकर वो जा रही होती है। जैन यहाँ पर अपनी मोम के पास आकर उन्हें बताता है वो उस लड़की से नहीं मिल पाया। उसकी मोम अपसेट हो जाती है, ऐसे कैसे तुम उससे नहीं मिल पाए।
उसे थैंक्स भी नहीं किया। जैन बोलता कोई बात नहीं, वो ना साइन कर कर चली गई थी, हमें ना उसका एड्रेस पता लग जाएगा। यहाँ पर जैन की मोम बोलती है देखो वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। जैन बोलता है मॉम कैसी बात कर रही हो आप, देखो ना उसके बच्चे भी हैं। मॉम बोलती इसमें क्या गलत है, और वैसे भी तुमने देखा नहीं वो बच्चे कितने ज्यादा क्यूट थे। जैन बोलता है मॉम मेरा बेटा भी कोई कम नहीं है। जैन की मोम बोलती है अब ये मत बोलना कि तुमने मुझसे कोई बच्चा छुपा कर रखा हुआ है। इतने वहाँ पर असिस्टेंट आकर जैन को इस बारे में बताता है कि बॉस वो लड़की यहाँ ग्रैंडमा की जान बचा कर गई थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि सूजी थी। जैन तो ये जानकर शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है तभी वो यहाँ हॉस्पिटल में उसे मिला और ये भी समझ जाता है कि वो सारी हरकतें क्यों कर रही थी, क्योंकि वो मुझसे अपने तीनों बच्चों के बारे में छुपाना चाहती थी। यानी अब मेरे पास 4 बच्चे हैं तो मुझे उन सबको वापस लाना होगा। घर पर आने के बाद सूजी अपने चारों बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है, तभी वहाँ पर उससे पूछने लग जाती है। शीन बोलती है मॉम क्या आप उस हैंडसम लड़की को लाइक करती हो, तभी तो आप उन्हें हॉस्पिटल में किस कर रही थी। सूजी बोलती क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उन अंकल को लाइक नहीं करती हूँ। शीन बोलती है मॉम मुझे तो वो हैंडसम अंकल बहुत ही ज्यादा पसंद आए और मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे डैड बन जाए। शीन के तीनों भाई बहन उसे मना करने लग जाते हैं। तुम ये क्या बोल रही हो। शीन तुरंत बोलती है नहीं मुझे वो हैंडसम अंकल नहीं पसंद है और मुझे कोई डैडी भी नहीं चाहिए। फिर ये सभी सूजी को खाना सर्व करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ सूजी के साथ काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी वहाँ पर सूजी को याद आता है कि कैसे सैन ने उसे बोला था कि वो क्या जिंदगी भर उसके बच्चों से फिश बेचने का काम करवाना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर शाओ को रोक देती है और बोलती है तुम अब से घर पर ही रहोगे और मैं अकेले काम पर जाऊंगी। शाओ बोलता है मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है। सूजी बोलती है नहीं तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, पर देखो तुम छोटे हो ना तो मैं नहीं चाहती तुम काम करो। शाह बोलता है मॉम मैं कोई छोटा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हो चुका हूँ और मैं आपको ऐसे अकेले मेहनत करते नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। सूजी तो उसे हक कर लेती है, मेरा बेटा मेरे बारे में इतना सोचता है इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन सच में तुम्हें ना मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काम कर लूंगी। और हाँ अगर मुझे किसी दिन तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी चलने के लिए, तब तक तुम मुझे मना मत करना। शाह बोलता मैं आपको कभी नहीं मना करूंगा। सूजी बोलती ठीक है हमारे बीच में डील हो गई है, अब से तुम घर पर रहोगे, भाई बहन के साथ खेलोगे और मैं काम पर जाऊंगी। सूजी के वहाँ से जाने के बाद शाह सोचने लग जाता है मोम को क्या हो गया है। इसके बाद सूजी जब अपना काम कर रही होती है एक लड़का आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। देखो मैं सिर्फ तुम्हारे पास आकर फिश खरीदता हूँ, मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो, क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही सारे पैसे भी दूंगा, फिर तुम जितना चाहे उतना खर्चा करना, तुम्हें ये फिश बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। सूजी बोलती मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है तुम मेरे सामने अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, अगर तुम इतनी अच्छी होती ना तो किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड नहीं करती। तभी वहाँ पर जैन अपने गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है और चिल्लाता है तुम किसे वाइल्ड मैन कह रहे हो। वो बंदा तो जैन से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करने लग जाता है। मिस्टर जैन आप यहाँ पर कैसे। जैन बोलता है तुम मुझे जानते हो। वो बंदा बोलता है आप तो एक कंपनी के सीईओ हो ना, आपको कौन नहीं जानता, और वैसे आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो, ये जगह ना आपके लायक नहीं है। जैन बोलता अभी तुम जिसे वाइल्ड मैन कह रहे थे ना वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो वो शौक ही हो जाता है, आप इतने अमीर सीईओ होकर इस गरीब फिश बेचने वाली लड़की के साथ रिलेशन में कैसे आ सकते हो। जैन बोलता है क्या तुम्हें इस बात पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो तुरंत ही माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। जैन बोलता है रुको तुम यहाँ पर फिश खरीदने के लिए आए होंगे ना। वो बोलता है नहीं मुझे फिश पसंद नहीं आई इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैन बोलता है मैंने तो सुना है तुम्हें फिश बड़ी पसंद है इसलिए तुम यहाँ पर रोज खरीदने आते हो। वो एक्टिंग करने लग जाता है हाँ मुझे फिश बहुत ही पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर खरीदने के लिए आया था। जैन बोलता है ठीक है फिर तुम्हें ना फिश इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से फिश की ट्रीट देता हूँ। जैन अपने असिस्टेंट को उसे फिश खिलाने के लिए बोल देता है। ये लोग उसके मुंह में फिश डालने लग जाते हैं। जैन बोलते क्या हुआ तुम्हें तो फिश पसंद है ना, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम खाओगे नहीं। जैन
उसे सबक सिखाने के बाद गार्ड्स को बोलता है इसे यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद जैन सूजी को बोलता है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो। सूजी बोलती है तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना ताकि तुम शाओ को अपने साथ लेकर जा सको। जैन बोलता है सिर्फ शाओ को नहीं बाकी 3 बच्चों को भी। ये सुनकर वो शौक हो जाती है तुम्हें सबके बारे में पता लग गया है। वो बोलता है क्या तुम उसे जिंदगी भर मेरे चारों बच्चों को छुपा कर रखना चाहती थी। जैन उसे 500 मिलियन का कार्ड देता है उसके चारों बच्चों के नाम पर, लेकिन वो अपने चारों बच्चों के बारे में सोचते हुए उसे लेने से मना कर देती है। वो बोलता है तुम वापस से सोच लो, अगर तुम कोर्ट भी चाहती हो ना तो ये केस मैं ही जीतूंगा और चारों बच्चों की कस्टडी ना मुझे ही मिलेगी, तुम्हें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। सूची पूछती है क्या अगर तुम चारों बच्चों को लेकर चले जाओगे तो मुझे उन्हें देखने दोगे। शौक होकर बोलता है क्या तुम मुझे उन्हें लेकर जाने दे रही हो। सूची बोलती है अगर तुम मुझे उन्हें कभी कभी देखने दोगे तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। वो बोलता है तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। सूची बोलती है तुमने सही कहा था, मैं इनकैपेबल हूँ और मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे सफर करें और जिंदगी भर मेरे साथ मिलकर फिश बेचते रहें। वो बोलता है मैंने ऐसा नहीं बोला था कि तुम इनकैपेबल हो। सूची बोलती मैंने सोच लिया है मेरे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जैन बोलता वो लोग तुम्हें मॉम भी नहीं बोलेंगे, क्या तुम इस बात के लिए भी तैयार हो? बस तुम उनका ना अच्छे से ख्याल रखना, फिर वो लोग मुझे मॉम नहीं बोलेंगे तो भी मैं खुश हूँ। और अपने आंसू पूछते हुए बोलती है तुम एग्रीमेंट तो लाए होंगे ना, लाओ दो मैं साइन कर देती हूँ। वो जल्दी से साइन करने जा रही होती है। जैन बोलता है क्या तुम पहले पढ़ना नहीं चाहोगी? सूची बोलती तुम बस मेरे बच्चों को खुश रखो, उससे ज्यादा मेरे लिए और कोई कंडीशन मैटर नहीं करती, मैं सबके लिए तैयार हूँ। और वो साइन करने जा रही होती है और सोचती है मुझे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए करना ही होगा। तभी इतने में वो चारों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी से सूजी से एग्रीमेंट लेकर फाड़ देते हैं। सभी बारी बारी बोलते हैं मॉम हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं। सूजी बोलती है मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं रही हूँ, तुम लोग अपने डैड के पास जा रहे हो। वो लोग बोलते हैं अगर डैड हमें आपसे दूर करेंगे ना तो हम डैड के पास भी नहीं जाने वाले, हम सिर्फ मॉम के साथ ही रहना चाहते हैं। सूजी अपने चारों बच्चों को प्यार से देखते हुए बोलती है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो अपने बच्चों को हक कर रो रही होती है। ये देखकर असिस्टेंट बोलता है मेरा कोई बच्चा नहीं है लेकिन मुझे फिर भी रोना आ रहा है। सैन बोलता है तुम भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना कि मैं इन लोगों को अलग कर रहा हूँ। असिस्टेंट हाँ बोल देता है। वो बोलता है तुम सच में मुझे क्रूर बोल रहे हो? असिस्टेंट बोलता है बिल्कुल भी नहीं बॉस। चैन बोलता है ये लोग मुझे क्रूर समझे या ना समझे, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सूजी और बच्चे चले जाते हैं। सूजी के सो जाने के बाद शाओ यहाँ पर अपने दोनों भाई बहन के पास आता है और बोलता है क्या तुम लोग तैयार हो? वो तीनों बोलते हाँ हम रेडी हैं। शाह बोलता है मैं डैड को ना पहले ही धमकी दे चुका था, वो हमें और मॉम को अलग करने की कोशिश ना करे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जियाओ और जीचैन बोलते हैं डैड ने हमारी मॉम की फीलिंग्स के बारे में एक बार भी कंसीडर नहीं किया, हम बच्चों को बिना मॉम का करना चाहते थे, अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जियाओ बोलता है मैं डैड की कंपनी को ना हैक करूंगा। जीचैन बोलता है मैं उनके स्टॉक प्राइस को गिरा दूंगा। शीन पूछती है भाई मैं क्या करूं? शाह बोलता है तुम ना दोनों को चेस करो। इसके बाद जैन का असिस्टेंट बार बार आकर उन दोनों प्रॉब्लम के बारे में उसे बता देता है। कंपनी को ना किसी ने हैक कर लिया है, हमारा एक्सपर्ट भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और साथ ही साथ कंपनी के स्टॉक प्राइस भी गिर गए हैं। जैन तो सोच में पड़ जाता है अचानक से कौन सा बंदा हमारी कंपनी के पीछे पड़ गया है। शाह यहाँ पर अपने दोनों भाई को बोलता है मोम अब जागने वाली होगी तो हमें यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। ये लोग जल्दी से लैपटॉप बंद कर देते हैं। सूजी यहाँ पर आकर इन लोगों से पूछती है तुम लोग क्या कर रहे थे? वो लोग बोलते हैं मोम हम लोग तो कार्टून देख रहे थे। सूजी बोलती है आराम से देखो, मैं तुम लोगों के लिए जल्दी से खाना तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ जैन जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है अपने मॉम डैड को बोलता है आप लोगों ने मुझे कॉल कर घर क्यों बुलाया है? अगर आप लोग कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो तो आप लोग फिक्र मत करो, मैं कंपनी की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दूंगा। उसकी मॉम चिल्लाने लग जाती है मैं तुम्हारी कंपनी का काम कुछ नहीं जानती, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे बताओ कि कब तुम अपनी वाइफ और बच्चों को घर लेकर आओगे। जैन बोलता है बच्चों को तो मैं घर लेकर आ जाऊंगा लेकिन वाइफ को लेकर नहीं आने वाला क्योंकि वो मेरी वाइफ नहीं है। मॉम चिल्लाने लग जाती है तुम पागल हो गए हो,
उसने तुम्हें प्यारे से 4 क्यूट बच्चे दिए हैं और तुम उसे अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहते। क्या तुम एक चीटर बनना चाहते हो? देखो, अगर तुम अपनी वाइफ और 4 बच्चों को घर नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैन बोलता है, मॉम मुझे कंपनी के काम के लिए न जाना है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है और चिल्लाती है, तुम पागल हो? सूजी के ऊपर केस करना चाहते हो उसके 4 बच्चों की कस्टडी लेने के लिए? जैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड को बताने लग जाती है, देखो तुम्हारा बेटा सीईओ बनने के बाद अब ये क्या बन गया है। जैन के डैड भी उस पर चिल्लाते हैं, बेटा मैंने तुम्हें ये सिखाया है, तुम ये हरकतें करो। जैन बोलता है, मॉम डैड मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरकार वो मेरे बच्चे हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए मुझे कस्टडी लेनी होगी। जैन की मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है, झूठ मत बोलो कि कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? वो बोलता, मॉम ऐसे कैसे कोई ऐरी गैरी लड़की हमारी फैमिली में आ जाएगी? उसकी मॉम चिल्लाने लग जाती है, तुम उसका स्टेटस देकर उसे मना कर रहे हो। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी तो मैं भी ये गरीब घर की थी। अगर मैंने इनसे शादी ना की होती ना तो आज तुम इस पोजीशन पर ना होते, समझे तुम? जैन बोलता है, मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं उसे कम लेवल का नहीं समझ रहा हूँ। मॉम बोलती है, फिर कौन सी बात है? अब ये मत बोलना कि तुम लोगों के बच्चे हो गए हैं लेकिन तुम उसे लाइक नहीं करते हो। जैन बोलता है, मॉम ये बात सही है कि मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता। तभी उसे अपनी और सूची की किस याद आने लग जाती है। उसकी मॉम चिल्लाने लग जाती है, अपने डैड की तरह जिद्दी मत बनो और चुपचाप उस लड़की से ना शादी कर कर उसे घर लेकर आ जाओ। देखो मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कर रही हूँ। आखिर तुम्हारी वाइफ के आए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जाऊंगी? तभी इतने में हाउस कीपर आकर इन लोगों को बताता है कि घर पर कोई फिश नहीं है तो फिश की कोई डिश नहीं बन सकती है। जैन बोलता है, ऐसे कैसे? मोम को तो फिश पसंद है ना। तभी उसे असिस्टेंट से पता लगता है, पता नहीं किसी ने ना शहर में ये ऑर्डर दे दिया है कि इन लोगों को फिश ना बेची जाए। जैन तो सोच में पड़ जाता है, ऐसी चाइल्डिश हरकत कौन कर सकता है। उसे अपने बेटे शाओ की बात याद आती है और वो समझ जाता है इन सब के पीछे उसका बेटे शाओ का ही हाथ है। जैन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है, मेरे बेटे ने ये सारी चीजें कर कर प्रूव कर दिया है कि वो मेरा बेटा है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस आप ये कहना चाह रहे हैं और छोटे बच्चे ने ये सारा काम किया है? जैन बोलते, क्या हुआ, तुम्हें शक है कि मेरा बेटा इस काबिल नहीं है? असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे लीव है लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर रहा है? जैन बोलता है, ऑफ कोर्स अपनी मोम के लिए। तभी तो मेरे बेटे ने अब ये क्लियर कर दिया है कि मुझे हार माननी होगी। अब मैं उससे शादी कर कर उसे घर लेकर आऊंगा। जैन शाओ को कॉल करने लग जाता है पर शाओ उसका कॉल कट कर देता है। वो बोलता है, अच्छा तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए इतनी जल्दी सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, हम इतनी जल्दी रुकेंगे नहीं। टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जैन की कंपनी का 30 बिलियन का नुकसान हो गया है। तभी सूची ये न्यूज देखकर अपसेट हो जाती है, उसकी कंपनी में प्रॉब्लम बढ़ गई है। और यहाँ पर ये चारों बच्चे ये नोटिस कर लेते हैं कि मॉम डैड की फिक्र कर रही है। इन लोगों को भी तरस आ जाता है, डैड ने अब सबक सीख लिया है तो अब हम उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें सरेंडर करने का मौका देते हैं। दूसरी तरफ जैन कंपनी में अभी भी अपसेट होता है क्योंकि शाओ ने अभी तक उसका नंबर ब्लॉक पे से हटाया नहीं होता। तभी असिस्टेंट आकर बताता है, लगता है बॉस सभी शेयर होल्डर आपसे बात करना चाहते हैं, कंपनी के स्टॉक प्राइस जो गिर गए हैं उस बारे में। जैन बोलते, जाकर उन लोगों से बोल दो मेरे बेटे ने बस थोड़ा सा स्टॉक प्राइस गिराया है, इससे क्या ही हो जाएगा और मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, मेरी तरफ से उसे हर चीज की परमिशन है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, फिर वो वापस आता है। जैन बोलता है, मैंने बोला ना उनसे जाकर तुम ही बात कर लो। असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपके चारों बच्चे यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद जैन अपने चारों बच्चों से मिलने जाता है और उनसे बोलता है, तुम लोग फाइनली मुझसे मिलने के लिए रेडी हो? शाओ बोलता है, फॉर्मेलिटीज करने की ना जरूरत नहीं है, आपने खुद हमें कॉन्टेक्ट किया था, तो अब बताओ आप क्या चाहते हो? हम लोग अपनी मोम को बिना बताए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, नहीं तो मोम हमारी फिक्र करेगी। जैन बोलता, कंपनी को हैक करना, स्टॉक प्राइस गिराना, मुझे एक भी फिश ना देना, ये सबके पीछे तुम्हारा हाथ है ना? शाह बोलता, अब आपके पास बस 9 मिनट 45 सेकंड है। जैन बोलते, ठीक है फिर मैं पॉइंट पर आता हूँ। मैं सबसे पहले तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम लोगों को और तुम्हारी मोम को अलग करने की कोशिश की और तुम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। ये चारों एक दूसरे को इशारे में देखते हैं। शाह बोलता है, ठीक है हम लोग आपकी माफी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको माफ करना या नहीं करना ये हमारी मोम डिसाइड करेगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी मोम की बातें सुनते हैं। चलो अब अपनी दूसरी बात बताओ। जैन बोलता है,
अब क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोगों को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ये सुनने के बाद ये चारों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। जैन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूंगा और ना ही तुम लोगों को तुम्हारी मोम से दूर करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग अपनी मोम के साथ मेरे घर पर आ जाओ। शाह बोलता, यानी आपका मतलब है? जैन बोलता, हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मोम से शादी करूंगा। जैन अपने असिस्टेंट को बोलकर ब्राइड प्राइस का गिफ्ट मंगवाता है। जैन बोलता है, मैं अब तुम लोगों को और तुम्हारी मोम को अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ और मुझसे शादी करने के बाद ये सारी चीजें तुम्हारी मोम की ही होगी। शाह बोलते, डैड आपने गिफ्ट तो बड़े अच्छे दिए हैं, लेकिन हमारी मोम को ये नहीं चाहिए। शाह बोलता है, डैड आप कौन से जमाने में जी रहे हो जो आप सोच रहे हो कि ये सारी ब्राइड प्राइस देकर आपको वाइफ मिलने वाली है। चीचेन बोलता है, डैड अगर मेरी मोम को ये सारी चीजें चाहिए होती ना तो मैं उन्हें मिनटों में दे देता। चिन बोलती है, डैड आप मोम को बिल्कुल नहीं समझते हो। जैन अपने असिस्टेंट को देखकर पूछता है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो वाइफ नहीं है। जैन अपने बच्चे को बोलता है, ये मेरा पहली बार है ना, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम लोग अपने कंप्लेंट्स मुझे बता सकते हो। तुम लोग बस मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम लोग जो बोलोगे ना वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग बोलते, डैडी कितने बुद्धू हैं, एक छोटा 4 साल का बच्चा भी समझ जाएगा, ये इतने बड़े होकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। शाह बोलता है, हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको सिखाए कि शादी कैसे करते हैं। चलो हम आपको बता देते हैं कि आपको ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, यही काफी होगा। शिन यहाँ पर जैन को कॉन्ट्रैक्ट ला कर देती है। वो बोलता है, ये क्या है? शिन बोलती है, इस पे साइन करने के बाद आप मोम से शादी कर पाओगे। जैन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है, पार्टी ए के ये चारों बच्चे हैं और पार्टी बी वो खुद है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद पार्टी बी को पार्टी ए के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि जैन को अपने चारों बच्चों की बातें माननी पड़ेगी। जैन यहाँ पर सारे रूल्स पढ़ना शुरू करता है, जिसमें से पहला रूल होता है, जैन अपने इन चारों बच्चों की मोम को चेस करना शुरू करेगा और सूजी की मर्जी से ही वो उससे शादी करेगा। उसकी मर्जी के बिना वो शादी नहीं कर सकता और वो उनके खिलाफ कोई काम भी नहीं करेगा। अगर सूजी को कोई और पसंद आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म हो जाएगा और जैन कुछ भी नहीं कर सकता। ये पढ़ने के बाद जैन इन लोगों से पूछता है, इसका क्या मतलब है? वो लोग बोलते, डैड कितने ज्यादा बुद्धू हैं जो ये पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। जीचैन बोलता, अगर अपनी आंखों से हमने ना देखा होता ना तो हम तो इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते कि ये हमारे डैड हो सकते हैं। आखिर इतने बुद्धू कैसे हैं? शिन यहाँ पर जैन को बताती है, डैडी अगर आप मोम से शादी करना चाहते हो तो आपको मोम को अपने आप को पसंद करवाना होगा। जैन बोलता है कि यह सारी चीजें देने के बाद भी तुम्हारी मोम मुझे लाइक नहीं करेगी। शाह बोलता है, डैड अगर आप हमारी मोम को उन बाकी लड़कियों की तरह समझ रहे हो तो फिर ये सब कुछ डिस्कस करने का ना कोई फायदा नहीं है। आप समझ लेना कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं थे। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। जैन जल्दी से उन लोगों को रोकता है और बोलता है, फिर समझ गया, तुम लोगों के कहने का मतलब है कि तुम लोगों की मोम पैसों की लालची नहीं है। अगर मैं उसे शादी करना चाहता हूँ तो मुझे उसे सच में अपने आप को पसंद करवाना होगा। ये रूल तो मैं समझ गया, लेकिन दूसरा वाला रूल कितना ज्यादा अनफेयर है ना, कि तुम्हारी मोम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता और वो सब कर सकती है। ये लोग बोलते, हमारे रूल्स तो सही हैं, आपको मानने पड़ेंगे। जैन बोलता, तुम लोग तो सच में मुझसे भी ज्यादा बोसियो की तरह हो। जीचैन बोलता है, डैडी अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ अनफेयर है तो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। जैन तुरंत वहाँ पर साइन कर देता है और बोलता है, अब हमारी डील पूरी हो गई है। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं, आपको हमें छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग चलेंगे तो मोम हम पर शक करेगी। जैन बोलते, वैसे अब मैंने साइन कर दिए हैं तो तुम लोग मेरी साइड पर होंगे ना। शिन तो मुझे डैडी बोल रही है, तो आखिर तुम लोग मुझे डैडी कब बोलोगे? वो तीनों बोलते, पहले आप हमारी मोम को अपने आप को लाइक करवाओ, जब तक आप लोगों की शादी नहीं होती तब तक हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब बोलता है, डैड अब आपको ना सर्च करना चाहिए कि आप मोम का दिल कैसे जीतोगे। इसके बाद ये चारों बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जैन सोच लेता है, मैं जल्दी इन लोगों की मोम का दिल जीत लूंगा और फिर ये लोग मुझे डैडी बोलेंगे। इसके बाद जैन यहाँ पर सूजी के स्टूल के पास पहुँच जाता है। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं अपने बच्चों से अलग नहीं होने वाली हूँ। जैन बोलते, तुम गलत सोच रही हो, मैं तो यहाँ पर फिश खरीदने के लिए आया हूँ। सूजी बोलती, तुम मिक्स CEO हो तो तुम्हें खुद फिश खरीदने आने की जरूरत क्या है?
वो बोलता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, किसी ने मुझे बैन कर दिया है और अभी तक मैं फिश नहीं खा पाया हूँ। मुझे खुद आना पड़ा फिश लेने के लिए। सूजी से शौक हो जाती है, तुम फिश नहीं खा पा रहे हो, आखिर ऐसा कौन आ गया इस दुनिया में जो तुमसे पंगा ले रहा है। जैन बोलता है आ तो गया है, वो और कोई नहीं वो एक नहीं बल्कि 4 है। ये बोलते हुए शाओ को देख रहा होता है। सूजी उससे पूछती है अगर तुम सच में फिश खरीदने आए हो तो ये बताओ कितनी फिश चाहिए। वो बोलता है जितनी तुम्हारे पास है वो सारी दे दो, मैं तुम्हारी सारी फिश खरीद लूंगा। ये सुनकर सूजी तो शौक हो जाती है, ये क्या बोल रहा है। तभी एक आंटी वहाँ पर फिश खरीदने आती है। जैन उनसे बोलता है आंटी आपको यहाँ की फिश नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने सारी खरीद ली है। आंटी गुस्सा होकर चली जाती है। सूजी यहाँ पर जैन को लेकर जाती है उससे बात करने के लिए। शाओ यहाँ पर असिस्टेंट से पूछता है क्या डैडी इस तरीके से मॉम का दिल जीतने के लिए आए हैं। असिस्टेंट बोलता है बॉस कल पूरी रात इसी बारे में सोच रहे थे कि वो आपकी मॉम का दिल कैसे जीतेंगे। उन्होंने यही आइडिया सोचा कि वो आपकी मॉम से बोलेंगे कि वो उनकी सारी फिश का ख्याल रखने वाले हैं। शाओ सोच रहा होता है डैडी कितने बड़े बुद्धू हैं, उनके साथ साथ उनका असिस्टेंट भी। यहाँ पर सूजी जैन को बोलती है तुम मेरी बच्चे की कस्टडी जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हारी ये सारी ट्रिक्स ना काम नहीं करने वाली है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं फिश बेचने का काम ना कर पाऊँ। जैन बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर सच में फिश खरीदने के लिए आया हूँ और अब मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। सूची बोलती मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरा दिल जीतने के लिए आए हो तभी तुम मेरी फिश खरीद रहे हो। वो बोलता है तुम सही समझ रही हो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और यहाँ तुम्हें चेस करने के लिए आया हूँ। सूची बोलती है मुझे तुम्हारे इस मजाक पर ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जैन जल्दी से उसे पकड़कर किस कर लेता है। क्या तुम्हें अभी भी ये चीज मजाक लग रही है? याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे किस किया था? इस बार मेरी बारी थी, अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रोज आने वाला हूँ और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सूजी उससे अपना पीछा छुड़वाने के लिए झूठ बोल देती है, मैं ना किसी और को लाइक करती हूँ इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोलकर वो जाने लगती है। इसके बाद जैन अपने असिस्टेंट को बोलता है इस बारे में पता लगाओ ये किसे लाइक करती है। सूजी वहाँ पर शाओ के पास आती है। शाओ उससे पूछता है मॉम क्या आप ठीक हो? सूजी बोलती फिक्र मत करो, अब तुम्हारा वो डैड ना हमें यहाँ वापस परेशान करने के लिए नहीं आएगा। शाओ सोचते लगता है डैडी तो फेल हो गए। तभी वहाँ पर उसी इलाके का बॉस फिर से आया होता है और वो शाओ को देखने लग जाता है। बॉस देखो आपने जो मुझे फिश दी थी ना वो कितनी बड़ी हो गई है। शाओ बोलता है मेरी मॉम ने जो फिश दी थी वो तुमने खाई क्यों नहीं? वो बोलता है ये फिश आपकी तरफ से थी, मैं खा तो नहीं सकता था बल्कि इसे मैंने अच्छे से पाला है। शाओ उसकी तारीफ करता है तुमने तो फिश को बड़ा कर लिया है। बाहर जाने के बाद वो खुश होने लग जाता है, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की, मैंने फिश को कितना बड़ा कर लिया है, अब तो मैं इसका और भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी इतने में जैन वहाँ पर उसे देख लेता है और अपने घर ले आता है उससे बात करने के लिए, क्योंकि उसे शक था सूजी उसे लाइक करती है। लेकिन यहाँ पर उससे बात करने के बाद जैन को पता चलता है ये तो उसके बेटे शाओ को अपना बॉस मानता है। इसी वजह से वो सूजी और उसकी इतनी ज्यादा खेर करता है। वो बंदा बताता है मैं सूजी को ना 6 साल पहले से जानता हूँ, तब वो प्रेग्नेंट थी और बड़ी मेहनत से फिश बेचने का काम करती थी और जब उसके बेबी हो गए थे तो वो चारों का ख्याल रखने के साथ साथ पैसे कमाने के लिए काम भी करती थी। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, तब जाकर आज उसका बिजनेस यहाँ तक पहुँचा है। जैन को ये सब जानने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सूजी ने ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है और वो ये बात भी समझ जाता है कि सूजी ने उसे झूठ बोला है कि वो किसी और को पसंद करती है। इसके बाद सूजी एक होटल में फिश डिलीवर करने के लिए आती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। तभी सूजी की फ्रेंड उसे देख लेती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सूजी सोचती है इसने ही तो सूजी को 6 साल पहले ड्रग दिया था। सूजी की फ्रेंड बोलती है क्यों ना तुम अंदर चलो, हमारी क्लास यूनियन पार्टी चल रही है तो तुम्हें भी अंदर होना चाहिए ना। सूजी उसके साथ अंदर जाने के लिए मान जाती है। जैसे ही सूजी यहाँ पर अपनी क्लास यूनियन पार्टी में पहुँचती है तो उसके पुराने क्लासमेट सभी उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा गरीब हो चुकी है और फिश बेचने का काम करती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसकी साइड लेने की एक्टिंग करती है और उसे ड्रग देती है। सूजी को चक्कर आने लग जाते हैं। वो उससे पूछती है क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है? वो उसे बता देती है मैंने ड्रग मिलाया है और पता है 6 साल पहले भी मैंने ही तुम्हें ड्रग दिया था, देखो तुम हमेशा मुझसे फुल बन जाती हो।
सूजी इसका रीजन पूछती है। वो बोलती है मैं हमेशा से ही तुमसे जेलस थी, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो, तुम्हें हर चीज क्यों मिल जाती है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये किया। और यहाँ पर किसी मैन को हायर कर लेती है सूजी की इनोसेंस खराब करने के लिए। तभी इतने में सूजी उसे बताती है वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही ड्रिंक को चेंज कर दिया था और उसने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और अब वो पुलिस को दे देगी। ये सुनकर वो शौक रह जाती है और अपने गुंडों को बोलती है तुम लोग खड़े क्यों हो, इसे पकड़ो। यहाँ पर सूजी कांच की बोतल फोड़ती है और इन लोगों को डराती है, अगर तुम लोग मेरे पास आए ना तो मैं तुम लोगों को इससे मारूंगी। और वो गुंडों को बोलती है मेरा तुम लोगों से ना कुछ भी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ इसके साथ है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग सच में वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी वैन उन लोगों को समझाती है अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और तुम लोगों को हरास करने के इंजाम में फंसा दूंगी। वो लोग तो डर जाते हैं और सोच लेते हैं कि ये लोग सूजी को नहीं छोड़ सकते। तभी इतने में सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर जेन चारों बच्चों और गार्ड्स को लेकर आ जाता है और वो इन लोगों पर चिल्लाता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। और ये लोग सूजी को बताते हैं मॉम हम लोग डैडी के साथ आपको बचाने के लिए आए हैं। वैन तो शौक हो जाती है जैन जैसा रिच बंदा आखिर सूजी का हस्बैंड कैसे हो सकता है। जैन बोलता है तुम्हारी वजह से हम दोनों मिले थे, क्योंकि तुमने इसे ड्रग दिया था और तुम इसे लक मत बोलना, ये हमारी किस्मत थी। जैन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे अरेस्ट कराने के लिए बोल देता है और फिर सूजी यहाँ पर जैन से खुश हो जाती है, उसे बचाने के लिए जो आया था। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बोलते डैडी आपकी सीओ वाली आइडेंटिटी कुछ तो काम आई। जैन बोलता है मेरे बच्चों ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं आप बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी शीन यहाँ पर जैन के लिए पानी लेकर आती है और बोलती है डैडी आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए ये लोग पानी पियो। जैसे ही जैन ये पानी पीने लग जाता है सूजी शीन से पूछती है तुम ये पानी कहाँ से लेकर आई थी। फिर वो जैन को बता देती है कि इस पानी में ड्रग मिला हुआ है। सूजी जल्दी से जैन को घर लेकर जाती है। यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है तो वो असिस्टेंट को बोलती है तुम बच्चों को घर लेकर जाओ। जैन यहाँ बहुत ही ज्यादा नशे में था और वो सूजी को अपनी फीलिंग्स बताने लग जाता है मैं ना तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ। लेकिन सूजी उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि वो नशे में है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। सूजी जैन की हालत देखकर सोचती है जब उसे ड्रग दिया गया था तो उसने उसकी हेल्प की थी, वो बोल दिया मेरी बारी है। इसके बाद सूजी यहाँ पर जैन की हेल्प कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैन की जब नींद खोलती है तो वो सूजी का नोट देखता है जिसमें वो लिखकर गई होती है वो अपना ख्याल रखे। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, तो मुझे गुड बाय कर नहीं गई। यहाँ पर जैन सूजी का फोन देख लेता है और असिस्टेंट को बोलता है अब मुझे अपनी वाइफ को फोन देने जाना ही होगा और मुझे तो एक और मौका मिल गया है अपनी वाइफ से मिलने का। तभी सूजी अपना फोन लेने के लिए वापस आ रही होती है। तभी इतने में वो देखती है जैन के पास एक लड़की आकर उसे हक कर रही है। तभी दो लड़कियां वहाँ पर बातें कर रही होती है कि मिस्टर जैन का इस लड़की के साथ बिजनेस मैरिज होने वाला है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर चली जाती है। जैन यहाँ पर उस लड़की को दूर करता है। वो बोलती है मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और अब मैं अब्रोड से वापिस आ गई हूँ, तुम मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो। जैन उल्टा उसे कोई भाव नहीं देता। मुझे किसी भी लड़की का टच करना पसंद नहीं है। मिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आखिर ये मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर रहा है। यहाँ पर शिन घर पर अपसेट हो रही होती है, क्या मैंने डैडी को जहर दे दिया है। जियाओ बोलता है बिल्कुल नहीं, उल्टा तुमने तो डैड को हेल्प की है, मॉम डैड का ख्याल रख रही हैं। तो देखना अब उन दोनों का रिलेशन कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी इतने में सूजी घर पर आ जाती है। उसे अफसर देखकर ये लोग सोचते आखिर उसे क्या हो गया है। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है। सूजी देखती है जैन यहाँ पर है। वो उसे बोलती तुम्हें यहाँ क्या काम है। जैन सोचता है अब वो इतनी रूडली क्यों बात कर रही है, पहले तो सब कुछ ठीक हो गया था। वो बोलता है मैं तुम्हारा फोन देने आया था। सूजी फोन लेकर बोलती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जैन बोलता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी। सूजी बोलती तुम अंदर आकर क्या करोगे, तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो। वो बोलता है तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो तो मुझे बताओ ना। तभी जैन को याद आता है कि मिया ने उसे हक किया था। वो बोलता है क्या तुमने वो देख लिया था, देखो मेरा उस लड़की के साथ ना कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। वो बोलती है तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। जैन उसे बताता है मैंने जो भी तुम्हें बोला था ना वो सब सच है, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। सूजी उसकी एक बात नहीं मानती, उसके ऊपर गुस्सा कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर वहाँ पर रोने लग जाती है। जैन भी वहाँ से जाता नहीं है, वो बाहर खड़े होकर उसे अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है
कि वो कभी किसी को लाइक नहीं करता, लेकिन अब वो उसे लाइक करने लगा है, कि उसने कभी किसी को लाइक नहीं किया लेकिन अब वो उसे लाइक करने लगा है, और अब मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की रहेगी, वो तुम हो। ये सब सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद ज़ेन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मोम उसे देखकर समझ जाती है उसने सब कुछ खराब कर दिया है। वो बोलती है अब तुम फिक्र मत करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ज़ेन की मॉम सूजी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उससे थैंक्स बोलती है, तुमने लास्ट टाइम ना मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और ये वही तुम्हारा बेटा है ना जिससे मैं उस दिन नहीं मिली थी। और ज़ेन की मॉम शाओ से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाओ भी समझ जाता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर डैड की हेल्प करने के लिए आई है, तो मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मॉम डैड साथ में हो जाए और मैं डैड की सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। ज़ेन की मॉम अपने पति को एक कार अरेंज करने को बोल देती है सस्ती थी, ताकि सूजी को शक ना हो जाए कि वो ज़ेन के मॉम डैड है। ज़ेन की मॉम सूजी और उसके चारों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है शॉपिंग पर, और वहाँ पर एक लकी ड्रॉ के कंपटीशन में पार्ट लेती है। सूजी यहाँ पर ये लकी ड्रॉ जीत जाती है और उसे 1 मिलियन का अमाउंट मिल जाता है। ज़ेन की मॉम बोलती है अब ये तुम्हारा है, तुम इसे आराम से खर्च करो। ज़ेन की मॉम के प्लान के हिसाब से ज़ेन यहाँ पर पहुँच जाता है, और जब वो सूजी और बच्चों के पास जाता है तो इन लोगों के साथ अलग अलग गेम खेलकर बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। सूजी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि बच्चे उसके साथ कितने ज्यादा खुश हैं। तभी वो कहीं चली जाती है। ज़ेन उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है और सोचता है कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई, और अपसेट होकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी इतने में सूजी आकर उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो खुश होकर जल्दी से उसे हक कर लेता है। सूजी उसे थैंक्स बोलती है, तुमने मेरे बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा खुश किया है। साथ ही वो उसे कार्ड भी देने लग जाती है जो उसने लकी ड्रॉ में जीता था, तुम इसे अपनी मॉम को दे देना। ज़ेन बोलता है तुम्हें कैसे पता लगा कि वो मेरे पेरेंट्स थे। सूजी बोलती है पहले तो मुझे बस शक था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया था। वो बोलता है मेरे पेरेंट्स ना तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते थे, वो बस मेरी हेल्प करना चाहते थे। सूजी बोलती मैं जानती हूँ, और उसे गिफ्ट देती है, तुमने आज बच्चे को खुश कर ना मुझे भी खुश किया है। ये बोलकर वो चली जाती है। ज़ेन देखता है सूजी उसे वॉच गिफ्ट कर गई है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगा था कि वो अपसेट हो जाएगी ये सारा सच जानने के बाद, पर वो तो खुश हो गई थी। ज़ेन अपने मॉम डैड को बता देता है कि सूजी को लोगों के बारे में सब पता लग गया है। ये लोग अपसेट हो जाते हैं, अब तो सूजी तुमसे दूर हो जाएगी ना। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, उल्टा वो खुश हो गई। तभी वैन वहाँ पर ज़ेन और उसकी मॉम की सारी बातें सुन लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ज़ेन की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है और अपने असिस्टेंट को बोलकर पता लगाती है कि वो लड़की कौन है, और उसे पता लग जाता है कि वो सूजी नाम की कोई फिश बेचने वाली लड़की है। वो सोच लेती है मुझे ना उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ज़ेन की वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी। यहाँ पर इसका असिस्टेंट गुंडों को हायर करने जाता है चारों बच्चों को मारने के लिए, पर ये तो हमारी सूजी के इलाके का बॉस होता है जो कि चारों बच्चों को फोटो देखने के बाद उसे बोलता है ठीक है मैं इन्हें पकड़ कर लेकर आता हूँ, लेकिन वो उल्टा उसे ही बांध देता है और बोलता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। फिर वो उन्हें शाओ से मिलवाता है और बोलता है ये देखो ये मेरा बॉस है। शाओ से पूछता है तुम बताओ तुम्हें हमें मारने का ऑर्डर किसने दिया था। वो उन लोगों का बता देता है। वो लोग बता देते हैं मिस वैन का ऑर्डर था। ज़ेन अपने असिस्टेंट को समझाता है अब वो अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहा है और अब वो अपनी जगह असिस्टेंट को सीईओ की पोजीशन दे रहा है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। वो बोलता है तुम कर लोगे क्योंकि अब मैं तो जा रहा हूँ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी इतने में शाओ का कॉल आता है। वो बोलता है आज हम लोग तुम्हारी मॉम के साथ डिनर पर बाहर चलेंगे। शाओ से बता देता है डैड मॉम की जान को ना खतरा है। यहाँ पर वैन कार चलाते हुए सूजी को मारना चाह रही होती है। तभी इतने में ज़ेन जल्दी से भागते हुए जाकर सूजी को बचा लेता है, लेकिन चोट उसे लग जाती है। सूजी को उसकी फिक्र हो रही होती है, तुम्हें क्या हो गया है। वो जल्दी से उठ जाता है और बोलता है मैं तो ठीक हूँ। ज़ेन का घर वहाँ पर आकर वैन को पकड़ लेता है। ज़ेन ऑर्डर देता है अब इसकी फैमिली को ना बैंकरप्ट कर दो। सूजी वहाँ पर ज़ेन से बोल रही होती है तुम्हें इतनी चोट लग गई है, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। ज़ेन यहाँ पर सूजी को घर छोड़ने तक आता है। वो बोलती है अच्छा ठीक है अब तो हॉस्पिटल जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ज़ेन बोलता है ठीक है मैं अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा हूँ। सूजी को यहाँ पर ज़ेन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो
असिस्टेंट को कॉल कर पूछती है जेन कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है बॉस बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं। सूजी को ये सुनने के बाद यकीन नहीं होता और उसे शक होता है कहीं जेन को कुछ हो तो नहीं गया है। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है जेन का अंदर ऑपरेशन हो रहा है और उसके मॉम डैड बाहर फिक्र कर रहे होते हैं। सूजी जेन की फिक्र करते हुए रोने लग जाती है। जेन की मॉम उसे बताती है जब वो एक्सीडेंट में गिरा था ना तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। उन्होंने सूजी को इस बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि वो फिक्र ना करे। सूजी रोने लग जाती है। जेन उसकी कितनी ज्यादा फिक्र कर रहा था और वो टाइम पर हॉस्पिटल भी नहीं गया और उसे घर छोड़ने तक गया। वो कितनी बार उसके घर पर जाना चाहता था पर उसे एक बार भी उसने अंदर नहीं बुलाया। सूजी को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जेन को बोलती है तुम बस एक बार ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। इसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है जेन ने अपने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन दे दिया है और उसने अपने असिस्टेंट को ही सीईओ बना दिया है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, आखिर कोई सीईओ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर जेन जो कि अपनी वाइफ यानी कि सूजी के साथ फिश बेचने का काम कर रहा होता है तब ये घंटी उसे पहचान जाती है। तुम तो वही फेमस सीईओ हो ना मिस्टर जेन। जेन बोलता है बिल्कुल नहीं आंटी, अब मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, अब मैं अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ और एक फिश बेचने वाला हूँ। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।